हेलो बच्चों। तो दिस वीडियो इज द पार्ट टू ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। फर्स्ट वाले में हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस किया था टिल जो न्यूमन प्रोजेक्शन है और उसके एग्जांपल्स हमने लिए थे। उनमें कुछ जे मेंस जे एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग देखिए। मैं आई रिकमेंड कि ये वीडियोस जो है आप लोग कभी स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखोगे तो आपको समझेगा नहीं। द रीजन बीइंग क्योंकि द concepts which I deal is certainly related in a chain way, right? एक दूसरे से वो रिलेटेड है। तो सर्टेनली आप उसे अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। Now, the second half deals with the conformations of cyclic compounds. Now, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और अनडाउटेडली इसमें थोड़ी सी आपकी जो आप सोच सकते हो, दिमाग में पिक्चराइजेशन करना है ना, इसकी जरूरत पड़ती है और इसलिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफी फैंसी बनते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो उन क्वेश्चंस को देख करके आपको एकदम ट्रेस ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है। लेकिन आप अगर उसके इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझोगे, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तो आपको उसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड आपको आंसर्स भी उन्हीं क्वेश्चंस में। कुल मिलाकर के क्वेश्चंस आसान होता है लेकिन ट्रिकी होता है। ठीक है। तो कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला साइक्लो एल्केन्स। अगर आप बात करें साइक्लो एल्केन्स की, आर नॉन प्लेनर एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का मतलब थ्री मेंबर्ड रिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री मेंबर्ड रिंग। ये साइक्लोप्रोपेन जो होता है ये प्लेनर होता है। बट ऑब्वियस है ना, तीन पॉइंट्स कभी भी आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप साइक्लोब्यूटेन लें, साइक्लोपेंटेन लें, है ना, तो ये साइक्लोपेंटेन साइक्लोब्यूटेन सारे क्या होते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं। ठीक है। तो दीज ऑल आर नॉन प्लेनर, राइट। विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसे हॉर्थ प्रोजेक्शन बोला जाता है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन, है ना, हॉर्थ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, सिक्स मेंबर्ड रिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ठीक से अगर काउंट करेंगे तो आपको देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और एक छठा कार्बन, सिक्स कार्बन दिख रहे हैं, राइट। छह कार्बन प्लेनर नहीं होते, ये वाला आउट ऑफ प्लेन है, ये वाला भी आउट ऑफ प्लेन है, मतलब ये वाला और ये वाला आप देखेंगे एबव एंड बिलो है, राइट। इस तरह के कॉन्फर्मेशन को हम चेयर कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। हालांकि चेयर कॉन्फर्मेशन को स्मूथ रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेक्ट करना चाहिए जिसमें कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक पैरेलल लाइन में होना चाहिए। ये वाला और ये वाला एक लाइन में होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, मतलब अगर मैं वन, टू, थ्री और फोर बोलूं तो वन और टू एक लाइन में होना चाहिए और थ्री और फोर एक लाइन में होना चाहिए। इसका एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, बट रूल के हिसाब से दिस रिप्रेजेंटेशन इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अ साइक्लोहेक्सेन। ओके। नाउ बॉन्ड टाइप। इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, इस साइक्लोहेक्सेन में दो तरह के बॉन्ड होते हैं। आप you can notice all the carbon atom present in this cyclohexane are sp3 hybridized, right? तो ऑफ कोर्स लाइक एक बॉन्ड अगर हाइड्रोजन का इधर दिखा रहा हो तो दूसरा बॉन्ड इधर होगा। इस बॉन्ड को जिसको मैंने एच ए से रिप्रेजेंट किया है, ऑल आर एक्सियल बॉन्ड्स, इसे हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप ऑफ बॉन्ड है इसके लिए है, सेकेंड टाइप इज इक्विटोरियल बॉन्ड, है ना। तो हर कार्बन के पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल एंड इक्विटोरियल। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। जहां पे ए मैंने लिखा है रेड कलर की लाइन से वो एक्सियल है, और जहां पे मैंने ई लिखा है ब्लैक कलर की लाइन से दैट इज इक्विटोरियल। ओके। नाउ एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स को बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो, देयर इज अ ट्रिक, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा मैं जीए रूल देता हूं टू रिप्रेजेंट द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखो ध्यान से, आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे यहाँ पे, यहाँ अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता हूं तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, राइट। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ एक्सियल बॉन्ड आएगा और उसके ऑपोजिट इक्वेटोरियल बॉन्ड आएगा। मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में एक्सियल बॉन्ड आएगा। जैसे आप नीचे आ गए तो नीचे की तरफ एक्सियल बॉन्ड आ जाएगा, तो दिस इज एक्सियल। फिर आप यहां से ऊपर चले आए तो फिर से एक्सियल ऊपर, फिर से नीचे आ गए एक्सियल नीचे, फिर से आप ऊपर चले गए एक्सेल ऊपर, फिर से नीचे आ गए आप एक्सेल नीचे, फिर से ऊपर चले गए आप एक्सेल ऊपर। तो इस तरह से आप एक्सेल बना लो। और एक्सेल के थ्री डायमेंशन, मतलब आप जैसे टेट्राहेड्रल बनाते हैं,
आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा दो, दिस इज इक्वेटोरियल। एक्सियल नीचे है तो ऊपर दिखा दो आप इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होते हैं वो प्लेन में होता है, वो बॉन्ड इस डायरेक्शन में उस प्लेन में मूव कर सकता है, लेकिन एक्सियल फिक्स रहता है, एक्सियल मूव नहीं कर सकता। एक्सियल हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये बॉन्ड गया तो ये परपेंडिकुलर एक्सियल यहाँ पे फिक्स है इसकी पोजीशन, लेकिन इक्वेटोरियल आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, इस प्लेन में कहीं पे भी बना दो, राइट। एक प्लेन अगर मान लो ऐसा कंसिडर कर लें तो इस प्लेन में आप कहीं पे भी इक्वेटोरियल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लिटिल बिट फ्री टू मूव इन दैट प्लेन, लेकिन एक्सियल फिक्स होता है। ये बात समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गया आपको, रूल समझ में आ गया। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ठीक है दोबारा, तो वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा सुन लो कि मैंने क्या बोला। ट्रिक बहुत सिंपल है, ऊपर जाते समय हर बार ऊपर एक्सियल, नीचे आते समय हर बार नीचे एक्सियल। एक्सियल एक बार पता चल गया तो इक्वेटोरियल हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। सो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड which a carbon atom have in a cyclohexane's Haworth representation। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर आप साइक्लोहेक्सेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाओगे तो कैसा दिखेगा? देखो साइक्लोहेक्सेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसके ठीक पीछे एक कार्बन भी है, दो कार्बन यहाँ हो गया, चार, दो यहाँ आ गए और दो यहाँ पे आ गए, छह कार्बन। पीछे वाले कार्बन को हम देख नहीं पा रहे, राइट। पीछे वाला कार्बन तो हेक्सागन जैसा बन जाएगा। एक देखो हेक्सागन यहाँ हो गया, फिर एक कार्बन यहाँ हो गया, फिर ऊपर आ गया, फिर एक हेक्सागन यहाँ आ गया, राइट। फिर एक यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन। तो यहाँ 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 और यहाँ ये कार्बन हो गए। ये कार्बन ब्लैक वाले बॉल के पीछे की तरफ है। अगर आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, इस स्क्वायर के पीछे की तरफ एक और कार्बन है, तो कार्बन नंबर 1, इसके पीछे वाले कार्बन को 2 बोल दिया, यहाँ 3, इसके पीछे वाले को 4 बोल दिया, 5 एंड 6। ठीक है ना। अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन को थोड़ा सा रिकॉल करते हो, दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन इज एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म में क्या होता है, एच एक्सियल और एक्सियल जो आपको दूसरा दिख रहा है बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वाले बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड। सो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल, है ना। ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल, उसी तरह से ये एक्सियल और ये एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। सो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एंटी फॉर्म बोलेंगे। एंटी फॉर्म में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 60 डिग्री पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इनके बीच में। दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल, सारे बॉन्ड्स के बीच में 60 डिग्री की बॉन्ड एंगल है। क्लियर है? सो दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर साइक्लोहेक्सेन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ अगर मैं इक्लिप्स दिखाऊं तो इक्लिप्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हर बॉन्ड के पीछे सिमिलर बॉन्ड है। तो ये एक्सियल बॉन्ड है, दूसरा वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जाएगा जो ठीक पीछे होगा उसका। ये इक्वेटोरियल होगा, ये भी इक्वेटोरियल होगा। सॉरी, यहाँ पे एक्सियल होना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। दिस इज एक्सियल, एक्सियल के पीछे एक्सियल, इक्वेटोरियल के पीछे इक्वेटोरियल, है ना। इक्वेटोरियल के पीछे इक्वेटोरियल, फिर यहाँ पे ये वाला इक्वेटोरियल, इसके परपेंडिकुलर एक्सियल। एक्चुअली एक्सियल जो है वो पीछे की तरफ है, ऐसे, है ना। ये भी आप यहाँ पे ठीक कर लो, इसको थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में ठीक से आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इक्वेटोरियल हो गया, दिस इज एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, है ना। उसी तरह से ये वाला एक्सियल हो गया और दूसरा वाला इक्वेटोरियल हो गया। नीचे है ना, तो नीचे की तरफ हम एक्सियल दिखाएंगे, ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल दिखाएंगे। ये वाला बॉन्ड देखो, अब ध्यान से देखोगे अगर आप तो समझेगा आपको, ये वाला बॉन्ड नीचे आ रहा है, राइट। तो नीचे की तरफ एक्सियल होगा, ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल। तो मैंने ये बॉन्ड नीचे दिखाया और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है ना, तो ऑपोजिट है बेसिकली। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, रादर देन इसमें बेटर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बोलूं और अच्छे से थोड़ा सा आप अगर समझ पाओ इसको, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। ये रिप्रेजेंटेशन एच ए नीचे और ये ऊपर, ऊपर भी मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसा एच ई, ठीक है। तो एच ए, उसी तरह से ये वाला एच ए और ये वाला एच ई, राइट। तो बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि बॉन्ड किस तरफ जा रहा है। जैसे ये बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ एक्सियल हो जाएगा, ऊपर की तरफ। उसी तरह से ये बॉन्ड भी नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ एक्सियल, इधर वाला प्लेन में इक्वेटोरियल। ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ एक्सियल, इधर इक्वेटोरियल। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। इसके पहले वाला फॉर्म, ये वाला एंटी फॉर्म था और ये वाला
इक्लिप्स, या इसे हम स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, दिस इज ऑल्सो स्टैगर्ड फॉर्म, है ना, और स्टैगर्ड, है ना, एंटी फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, अनडाउटेडली एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। नाउ एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम लोग थोड़ी सी बॉन्ड की रोटेशन अगर कर दें तो हमारा जो शेप है वो चेंज होकर के बोट के जैसा दिख रहा है आपको, ये बोट के जैसा, है ना। इसमें ये जो दोनों आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के जो ये दोनों नजदीक वाले हैं, ये दोनों काफी नजदीक है एक दूसरे से, इनको ब्रिज हेड हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? ब्रिज हेड हाइड्रोजन। याद करो, ब्रिज हेड हमने पहले भी पढ़ा है, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन वेरी नियर, दे आर वेरी नियर, है ना, आर वेरी नियर, और नजदीक होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन होती है, एंड दैट इज द रीजन दैट बोथ फॉर्म्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ट्विस्टेड बोट, अब मान लो इस वाले पोजीशन को ना, इस वाले पोजीशन को थोड़ा सा खींच के आप इधर ले आओ, तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ट्विस्टेड बोट के जैसा। दिस इज ट्विस्टेड बोट, है ना। उसके बाद ट्विस्टेड बोर्ड को हम लोग जो है इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्विस्टेड बोर्ड, दूसरे फॉर्म का ट्विस्टेड बोर्ड है। जो ब्लैक वाला लाइन आपको डार्क दिख रहा है वो आपकी तरफ है, और जो प्लेन लाइन दिख रहा है वो पीछे की तरफ है ना। ये भी हेक्सागन हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो 6 कार्बन एटम है, 2 3 4 5 और 6। तो ट्विस्टेड बोर्ड जो होते हैं रिलेटिवली मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, बोट फॉर्म से रिलेटिवली ट्विस्टेड बोर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ बोट कॉन्फर्मेशन। अब देखो, एक जो बोट फॉर्म था हमारा, उसमें ये वाला जो पार्ट था उसको हमने प्लेन में कर दिया, तो इसको हम हाफ बोट कॉन्फर्मेशन बोलते हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता है बोट फॉर्म में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोट फॉर्म में यहां से ये दोनों जो है ना फ्लिप कर सकता है, मतलब ये वाला ऊपर नीचे कर सकता है ऐसा, ये भी ऊपर कर सकते हैं, ये भी नीचे कर सकते हैं, लाइक दैट। तो अगर मैंने एक पार्ट को नीचे कर दिया, सिर्फ एक पार्ट को, इस पार्ट को नीचे कर दिया, तो ये प्लेन में आ जाएगा, ये वाला ऊपर रह जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका हाफ बोट कॉन्फर्मेशन। इट इज कंसिडर्ड गॉच, इसको हम लोग गॉच बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टू सी सी बॉन्ड, है ना, ऑफ कोर्स। यहाँ पे कार्बन कार्बन लिंकेज मैंने लिखा है, तो इसको थोड़ा सा मैं साफ से लिख देता हूँ शायद, कार्बन कार्बन बॉन्ड। दिस हाफ बोट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, दिस कैन बी कंसिडर्ड गॉच फॉर्म, इसी को हम लोग गॉच फॉर्म भी बोलते हैं, गॉच फॉर्म। ठीक है, सो गॉच फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टू कार्बन कार्बन। अगर आप दो कार्बन, गॉच फॉर्म में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप नजदीक होते हैं, है ना। तो दो कार्बन एटम अगर आप देखोगे तो वो नजदीक रहेगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, एंटी फॉर्म, ये वाला जो पार्ट था एक्चुअली, जो चेयर फॉर्म हम लोग कर रहे थे पहले, ये वाला फॉर्म हमारा एंटी फॉर्म होता है, दिस फॉर्म इज एंटी फॉर्म। तो अगर मैं एक पार्ट को फ्लिप कर दूं ना, जैसे मान लो मैं अगर इस पार्ट को ऊपर कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटिवली जो ग्रुप्स हैं वो नजदीक आ जाएंगे, तो इसको हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गॉच फॉर्म कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू रिपल्सन इट इज लीस्ट स्टेबल। अब क्योंकि सिमिलर ग्रुप नजदीक आ जाता है तो उनके बॉन्ड्स के बीच में भी रिपल्सन होगी और ग्रुप के बीच में भी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। हम जानते हैं गॉच फॉर्म में रिलेटिवली ज्यादा रिपल्सन होता है ना। सो अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं तो चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद ट्विस्टेड बोट आएगा, उसके बाद बोट फॉर्म आएगा, उसके बाद हाफ बोट आएगा। हाफ बोट इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, हाफ बोट में क्या होता है, गॉच फॉर्म बन जाता है, इसके कारण से लीस्ट स्टेबल, तो हाफ बोट इज लीस्ट स्टेबल, हाउएवर चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। ट्विस्टेड बोट और बोट में ट्विस्टेड बोट ज्यादा स्टेबल होता है, ये याद रखना है ना। ये बात सब लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी कम, है ना। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नाउ फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, नाउ ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि आप साइक्लोहेक्सेन को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन में बनते हुए आप समझ सकते हो। नाउ समझो, लेट अस सपोज ये दो तरह से फ्लिपिंग कर सकता है, पाथ वन, पाथ ए। इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को जहां पे मैंने डॉटेड लाइन दिखा है, इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ करो, ऐसा फ्लिप करो ऊपर की तरफ, है ना। तो फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस इज हाफ बोट। हाफ बोट से फिर और ऊपर अगर इसको फ्लिप कर दिया तो दिस विल बिकम बोट, है ना, ये बोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला एंड, अभी उसको प्लेन में करो तो ये फिर से हाफ बोट बन गया, और फिर से अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो ये बन जाएगा हॉर्स प्रोजेक्शन, मतलब फिर से आपका साइक्लोहेक्सेन जो नॉर्मल चेयर फॉर्म में वो बन जाएगा।
पाथ बी क्या हो सकता है, अब हमने इस वाले कार्बन को, अभी मैंने क्या किया था, इस वाले कार्बन को फ्लिप किया था, अब हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को फ्लिप करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले गए और इसको नीचे की तरफ ले गए, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखो ऐसा, कार्बन वही है, लेकिन अब क्या होगा, जो यहाँ पे किंक था ना, ये नीचे की तरफ बेंड होकर के ऊपर जा रहा था, ये बेंड नहीं होकर के स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा, है ना, इसमें दो कार्बन थे। उसके बाद क्या किया, इसको और ऊपर कर दिया ऐसा, है ना, ऊपर कर देंगे तो फोर मेंबर रिंग आपको यहाँ पे देखो, वन, ये वाला वन था, ये टू था, और ये ऊपर और कर दिया तो थ्री आ गया यहाँ पे, है ना, ऐसा बन जाएगा। उसी तरह से ये वाला फोर, ये वाला फाइव और ये सिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ, ये भी ट्विस्टेड बोर्ड के जैसा है, ये कॉन्फर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, अब देखो इसमें हमने क्या किया, इस वाले, अब ये तो पॉइंट ऊपर आ गया जितना आना था, अब क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे, वो वापस उल्टा, तो इस वाले को नीचे करेंगे तो ये वाला लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, सामने वाला लाइन देख रहे हो आप, तो यहां से ये वाला लाइन आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। और फिर अगर हम और नीचे कर दें तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो इसका रिवर्स ये है, और इसमें भी सेम चीज बनता है, लेकिन पाथ दोनों का अलग अलग है, दोनों में डिफरेंट कार्बन हम चूज कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे थे, पाथ ए में एंटी वाला कार्बन, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वाला कार्बन हम लोग यूज कर रहे थे, इसमें भी ऑपोजिट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हॉट प्रोजेक्शन में टॉप पे है वो कार्बन यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। सो ये दो फ्लिपिंग के पाथ है, जिसके जिसके बेसिस पे साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फर्मेशन ऑपोजिट चेयर कॉन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है वाया हाफ बोट बोट एंड देन चेयर कॉन्फर्मेशन। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफरेंट कॉन्फर्मेशन, हाफ बोट आप जानते हो हाईली अनस्टेबल होता है, हाफ बोट, बोट फॉर्म आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, और उससे भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो ट्विस्टेड बोट ज्यादा स्टेबल होता है, और मोस्ट स्टेबल इसमें अगर आप देखोगे तो चेयर कॉन्फर्मेशन होता है। तो मैंने एक डायग्राम से पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, इट इज अ वेरी सिंपल पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो चेयर फॉर्म होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। उसी तरह से हाफ बोर्ड जो कॉन्फर्मेशन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना। जो हमने ऑर्डर लिखा था उसी के बेसिस पे इसको हमने रीअरेंज कर दिया। नाउ टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन, अभी किसी भी आपको कॉन्फर्मेशन में पूछे तो आंसर शुड बी इंफिनिटी, बट टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फर्मेशन विल बी नंबर ऑफ डिप्स, जो नंबर ऑफ आपको डिप दिखता है वही आपका टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो एक चेयर और दो ट्विस्टेड बोर्ड, देखो इसमें चेयर फॉर्म यहाँ पे एक डिप आपको दिख रहा है और दो ट्विस्टेड बोर्ड दिख रहा है, राइट। दो ट्विस्टेड बोर्ड एंड एक चेयर मिलाकर के तीन कॉन्फर्मेशन जो स्टेबल होगा सिर्फ हम उसी को देखेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। सो नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फर्मेशन अगर पूछा जाएगा तो आंसर शुड बी थ्री, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन पूछा जाएगा तो आंसर शुड बी इंफिनिटी। द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर आप किसी कार्बन एटम को किसी सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन कराना चाहते हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल है उस पे आप रोटेशन करना चाहते हैं, सॉरी, रोटेशन करना चाहते हैं तो अनडाउटेडली दैट रोटेशन वैल्यू विल बी वेरी हाई, है ना, मतलब दैट नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रोटेशंस विल बी वेरी हाई, इनफाइनाइट, है ना। एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर लाइन या सर्कल पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, उतने ही आप रोटेशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ पॉसिबल रोटेशंस कैन बी ऑफ इनफाइनाइट डिग्री, है ना, एंड दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन इज इंफिनिटी। नाउ ड्यूरिंग फ्लिपिंग बॉन्ड ऑल्सो फ्लिप्स, आप जानते हो फ्लिपिंग के समय ये कुछ चीजें नोट करने लायक है, बॉन्ड ऑल्सो फ्लिप, है ना, फ्रॉम एक्सियल टू इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा, एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे दो बॉन्ड्स थे, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, जब आप इसको फ्लिप करोगे ना तो ये जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी फ्लिप करेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्म में ये वाला देखोगे, ये हमारा एक्स, ये वाला हाइड्रोजन क्या था, एक्सियल था, और ये हमारा इक्वेटोरियल था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल में आ जाएगा और जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल में चला जाएगा, लाइक दैट, है ना, चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन जो है डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो नीचे आया वो एक्सियल हो जाएगा और जो ऊपर था वो इक्वेटोरियल, इसमें फ्लिपिंग हो जाएगी, मतलब ये रोटेट होकर के एक्सचेंज होकर के ये जो पोजीशन है हाइड्रोजन की इसके एक्सचेंज पोजीशंस पे
ये आपका इक्वेटोरियल था और ये एक्सियल था। ठीक है, तो जैसे आप इसको नीचे करोगे ना तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, ऐसा अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, बट ऑब्वियस है ना, आप इसको जब घुमाओगे टेट्राहेड्रल, इसको पुल करोगे तो ये भी चेंज होगा, अपनी पोजीशन ये भी चेंज कर लेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। सो बॉन्ड ऑल्सो फ्लिप, तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझना है। कॉन्फर्मेशनल चेंज डू नॉट लेट कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस। जब हम कॉन्फर्मेशन की चेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। अब ये दोनों अलग अलग टर्म है। कॉन्फर्मेशनल चेंज तो हम लोग जानते हैं, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन जो होती है उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल चेंज बोलते हैं, कॉन्फर्मेशनल चेंज। और कॉन्फ़िगरेशनल चेंज क्या होती है, जो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग देख रहे थे उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल बोलते हैं। कॉन्फर्मर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशंस आर थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो पोजीशंस है एटम की वो बताते हैं, जो फिक्स पोजीशंस है ना। तो जब सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि जो कॉन्फ़िगरेशन की चेंजेस है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको वो चेंजेस दिखेगा। मॉलिक्यूल के बॉन्ड में जो एटम्स लगे हुए उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना। मॉलिक्यूल के बॉन्ड का पोजिशनल चेंज नहीं होगा, मतलब आप इसके ऐसा नहीं कर सकते कि एटम को उठा करके दूसरे वाले कार्बन एटम पर जोड़ दिया। जिस जो एटम जिस कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है उसी एटम पे जुड़ा रहेगा, सिर्फ उसकी कॉन्फर्मेशन चेंज होगी, मतलब सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होने के कारण जो चेंजेस होंगे वही आपको दिखेंगे। अगर एटम को हटा करके दूसरे कार्बन एटम पे लगा देते हैं, दैट चेंज इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल चेंज। जैसे हम लोग सिस और ट्रांस करते समय करते हैं, है ना। सिस और ट्रांस में जितनी पॉसिबिलिटीज है फ्लिप करके वो सब देखते हैं हम लोग, है ना। तो दैट इज कॉन्फिगरेशनल चेंज। नाउ अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करना है ना, तो हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको जी को यहाँ भी लिख सकते हो, आप जी को यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, जैसे इन दोनों को एक्सियल फॉर्म से इक्वेटोरियल फॉर्म में भी दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इक्वेटोरियल फॉर्म में अगर आप जी को लिखते हैं, अनडाउटेडली क्योंकि जी बल्की ग्रुप है, इसलिए जी की पोजीशन इक्वेटोरियल फॉर्म में, इक्वेटोरियल पोजीशन में जी रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। एच छोटा एटम होता है, बड़े एटम को वैसे स्पेस में रखना चाहिए जहां पे मोबिलिटी मतलब आगे पीछे मूव होकर के एडजस्ट हो पाए, स्ट्रेन ज्यादा नहीं रहे। तो छोटे एटम को हम फिक्स पोजीशन पे रखते हैं एक्सेल वाले पे, और बड़े एटम को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं जहां पे मूवमेंट पॉसिबल है, ऐसे, है ना। सो ऑलवेज बिगर एटम शुड बी केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर मैं इन दोनों को इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करूंगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होने की इस इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी के इक्विलिब्रियम शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। इक्विलिब्रियम याद करो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहता है तो उसके लिए के इक्विलिब्रियम शुड बी ग्रेटर देन 1, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहता है तो के इक्विलिब्रियम शुड बी लेस देन 1। अच्छा, ये बात मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। नाउ इक्विटोरियल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स इज मोर स्टेबल। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो और किसी मॉलिक्यूल में, तो उसकी पोजीशन हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में रख दे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए और इनके मोस्ट स्टेबल फॉर्म लिखने बोला है। तो साइक्लोहेक्सेन है तो मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है तो क्लोरीन शुड बी इन इक्विटोरियल पोजीशन। क्लोरीन और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन 1 और 3 पे है, तो 1 और 3 में देखो, 1 वाला पोजीशन जो है इक्विटोरियल ये है, और 3 वाला पोजीशन एक्सियल ये है, इक्विटोरियल ये है, तो हम इसको इक्विटोरियल पे रखेंगे, राइट। ध्यान रखना। सो बोथ बोथ आर इन इक्विटोरियल। अब मैंने 1 और 2 रखा है, दोनों को इक्विटोरियल पे रखना है, तो देखो इसके लिए हमने ये वाला इक्विटोरियल चूज किया, इसके लिए ये इक्विटोरियल था, ये एक्सियल, सॉरी ये एक्सियल था और ये इक्विटोरियल था, है ना। दिस इज इक्विटोरियल। तो हमने बड़े वाले ग्रुप को इक्विटोरियल पोजीशन पे चूज किया, इसको भी इक्विटोरियल पोजीशन पे चूज किया, दोनों इक्विटोरियल पे है तो रिलेटिवली मोर स्टेबल है। अब मान लो 6 सब्स्टिट्यूशन है, सभी को हमने इक्विटोरियल रखा, ये एक्सियल है, ये वाला इक्विटोरियल होगा, ये एक्सियल है, ये वाला इक्विटोरियल होगा, उसी तरह से ये एक्सियल है, ये वाला इक्विटोरियल होगा, ये वाला एक्सियल है, ये वाला इक्विटोरियल होगा, ये वाला एक्सियल है, ये वाला इक्विटोरियल होगा, उसी तरह से ये वाला एक्सियल है और ये वाला इक्विटोरियल होगा। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम लोग सारे ग्रुप्स को अगर इक्विटोरियल में प्लेस करें तो वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो वैसे केस में इक्विटोरियल में रखेंगे तो वो फार हो जाएगा। वैसे केस में एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस बनाते हैं। तो इस केस में ये एक्सियल है और ये एक्सियल है, हर बार इक्विटोरियल स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये वाला केस मैंने लिया। इस केस में इक्विटोरियल से बेटर एक्सियल पोजीशन होगी जिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। सो एक्सियल is more stable
ड्यू टू एच बॉन्ड। एच बॉन्ड के कारण एक्सियल जो है ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? उसी तरह से 1 और 3 पोजीशन पे OH रहे तब भी ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं 1 और 3 पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा दूं तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इसमें भी एक्सियल पोजीशन ही लेंगे हम लोग दोनों ही। इसमें तो एक्सियल हो नहीं सकता, लेकिन इसे एक्सियल में रखना पड़ेगा हमें। इक्विटोरियल में रख दोगे तो OH काफी दूर हो जाएगा, राइट? ऐसा काफी दूर बन जाएगा, एक्सियल में ज्यादा आसानी से बन पाएगा। उसी तरह से अगर दो मिथाइल ग्रुप रख दिया हमने, तो दोनों को हमने एक को देखो यहाँ पे एक्सियल में रखा और एक को इक्विटोरियल में रखा। एक्सियल और इक्वेटोरियल कर देंगे हम लोग इसमें, तो ये वाला पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस मॉलिक्यूल की काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना? इस मतलब डिस्टेंस से बेटर है मैं इस मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन बोल दूं, तो दिस फॉर्म इज सिस फॉर्म, आप इसे ऐसे समझ लो, दिस इज सिस फॉर्म। नाउ 1 2 के लिए सिस फॉर्म जो होती है वो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाली होती है 1 और 2 के लिए, फॉर 1 and 2 पोजीशन। तो जब 1 2 बोलेंगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल विल बी सिस फॉर्म, है ना? इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये वाला क्यों सिस बोलेंगे ना। ये वाला आपको ट्रांस दिख रहा है, राइट? तो ट्रांस के लिए दोनों इक्विटोरियल होने चाहिए या दोनों एक्सियल, क्योंकि हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है, इसलिए मैंने दोनों को इक्विटोरियल बनाया। दिस इज ऑल्सो इक्विटोरियल एंड दिस इज ऑल्सो इक्विटोरियल। नाउ फॉर ट्रांस, है ना, इक्विटोरियल इक्विटोरियल और एक्सियल एक्सियल इज ट्रांस फॉर 1 2। आई बात समझ में? 1 2 के लिए एक्सियल एक्सियल and equatorial equatorial will be considered as trans positions. So this trans molecule is represented as this cis molecule can be represented as this, है ना? तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना आप। Now predict K equilibrium, K equilibrium is greater than or less than 1 for the following conversion। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं, इसलिए K equilibrium will be less because this is less stable, है ना? दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। क्या ये वाला इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? देखो ये वाला एक्सियल है और ये वाला इक्विटोरियल पोजीशन है, होना चाहेगा, इसलिए के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 1 and 2, इसमें एक्सियल एंड इक्विटोरियल, सो दिस एक्सियल एंड इक्विटोरियल इज व्हाट? इज सिस फॉर्म। नाउ दिस इज एक्सियल एंड एक्सियल 1 and 2, दिस इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, सो के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 2 मैंने क्या बताया अभी? 1 और 2 आसपास है, और इसके कारण से सिस एंड ट्रांस मतलब एक्सियल एंड इक्वेटोरियल विल बी कॉल्ड सिस, एंड एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल विल कॉल्ड ट्रांस। ठीक है, तो देखो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत नहीं हो। इसमें भी एक छोटा सा जीए रूल है, याद रखो। कैसे आप सिस और ट्रांस बताओगे? ये किसी भी बुक में नहीं लिखा होता, कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे कि आप कोई भी पोजीशन पे मॉलिक्यूल सिस है या ट्रांस है ये बता पाओगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ 1 और 2, 1 2 पोजीशन पे कौन सा सिस होगा, तो पहले हम पहले सिस फॉर्म को लिख लें, उसका उल्टा ट्रांस हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना मैं इसका शॉर्ट ट्रिक अगले पेज पे बताता हूँ आपको, ताकि ये समझे। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं पे खाली जगह है जहाँ पे ठहर जाओ। इसमें मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस होगा, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक टेबल देता हूँ, है ना? मान लो मैं यहाँ पे एक बार सिस लिखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे एक बार ट्रांस लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ट्रांस। अगर मैं कहता हूँ कि 1 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, 1 2, ठीक है, तो समझना 1 2 पे आपको देखो 1 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है ना?
जब ऑड इवन होगा तो हम लोग एक्सियल इक्विटोरियल बोलेंगे, एक्सियल इक्विटोरियल विल बी कॉल्ड सिस। और इसका उल्टा ट्रांस वाले में एक, सिस वाले में एक ऑड इवन लेते हैं, 1-2 पोजीशन है तो ऑड इवन हो गया तो एक्सियल इक्विटोरियल बोल देंगे, है ना। लेकिन इसका उल्टा एक्सियल एक्सियल, या इनफैक्ट यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, एक और वो बना लेता हूँ मैं, एक मिनट हट जाओ। है ना, ऐसा बना दिया, यहाँ पे ट्रांसफर लेता हूँ तो थोड़ा सा हमारे लिए रिलेटिवली ज्यादा वो हो जाएगा, है ना, आसानी से हम बता पाएंगे। ट्रांस, देखो 1-2 पोजीशन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ 1-2, तो 1-2 पोजीशन पे ऑड और इवन है, इसलिए एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल को हम सिस बोलेंगे। ट्रांस वाले में क्या हो जाएगा, एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही 1-3 पोजीशन बोल दूं तो दोनों ही ऑड है, दिख रहा है क्या आपको। तो आप यहाँ पे एक्सियल एक्सियल ले लोगे या इक्विटोरियल इक्विटोरियल लोगे, दोनों ही ऑड है, दोनों ही सेम तरह के नंबर है, तो सेम तरह के बॉन्ड होंगे। अब ट्रांस में इसका उल्टा, ट्रांस में क्या करेंगे, एक्सेल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सेल कह सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो कोई 2-4 ले लिया हमने सब्स्टिट्यूशन के नाम पे, तो दोनों इस बार इवन है, दिख रहा है ना, दोनों इवन है, तो एक्सेल एक्सेल ले सकते हैं, इक्विटोरियल इक्विटोरियल ले सकते हैं। इसमें एक्सेल इक्विटोरियल लेंगे, इक्विटोरियल एक्सेल लेंगे, तो बहुत आसानी से मान लो 5 और 3 ले लिया हमने सब्स्टिट्यूशन के नाम पे, 5 और 3 में दोनों ऑड है, तो एक्सेल एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सेल, है ना। अब मान लो 1 और 5 ले लिया हमने, 1-5 1-3 कोई भी सेक्शन ले सकते हैं। 1-5 क्या है, दोनों ही ऑड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्सेल एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सेल, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसमें सिस और ट्रांस को हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो कौन कौन से दो बॉन्ड के कॉम्बिनेशन को सिस बोलेंगे, कौन से दो बॉन्ड के कॉम्बिनेशन को ट्रांस बोलेंगे, कौन से पोजिशन पे बॉन्ड होगा और कैसे डिसाइड करेंगे, ये आप इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हमने शॉर्ट सिंपल सा ट्रिक रखा है कि अगर एक ऑड और एक इवन होगा तो सिस में हम लोग एक, तो दोनों डिफरेंट लेंगे, एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सेल। ट्रांस में इसका उल्टा, दोनों सेम लेना है ना, दोनों नंबर ऑड है तो दोनों सेम लेंगे सिस के लिए, और ट्रांस के लिए उल्टा ले लेंगे, राइट। तो इस टेबल से बहुत आसानी से आप बता सकते हो कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 पोजिशन लिया है, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्विटोरियल, है ना, तो 1-2 ये वाला सिस फॉर्म हो गया और ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। ये वाला 1-2-3-4 पोजीशन है, तो एक ऑड और इवन है, एक्सियल इक्विटोरियल आपको बॉन्ड दिख रहा है, सो दिस इज सिस, सो दिस वन विल ट्रांस, और इसके लिए के इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, मतलब सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होना चाहता है। इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे एक्सियल एक्सियल है, 1-2 पोजीशन में एक्सियल एक्सियल ट्रांस हो जाएगा, है ना, सो दिस पोजीशन इज ट्रांस, और बल्कि ग्रुप इज इन इक्विटोरियल पोजीशन। इस वाले में देखोगे तो 1-2 पोजीशन में एक्सियल इक्विटोरियल हो गया, है ना, तो दिस बिकम सिस, एंड बल्कि ग्रुप इज इन एक्सियल पोजीशन, तो ये वाला हाईली अनस्टेबल होगा, सो के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो ये वाला तो टेबल मैंने आपको समझा दिया। इस वाले मॉलिक्यूल के लिए अगर 1 और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो अगेन एक्सियल वाला पोजीशन जो है, इसके लिए के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, एक्सियल पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, इसके कारण से आपका जो है वो वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा ना। ये थी साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोब्यूटेन भी कॉन्फर्मेशन शो करता है, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। साइक्लोब्यूटेन ऑल्सो शो कॉन्फर्मेशन, 4 कार्बन एटम है, ध्यान से देखोगे तो 1-2-3 और 4, ये भी नॉन प्लेनर होता है, लेकिन इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई टाइप की, ये भी नॉन प्लेनर होता है। बोथ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन आर नॉन प्लेनर ड्यू टू रिंग स्ट्रेन के कारण नॉन प्लेनर होती है। साइक्लोपेंटेन अगर आप देखना चाहते हो तो साइक्लोपेंटेन की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होगी, साइक्लोपेंटेन भी मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ पाए। साइक्लोपेंटेन इज लाइक दिस, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट ऊपर नीचे होता है, मतलब फ्लिप हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है ना, तो बेसिकली ये नॉन प्लेनर होता है। तो अगर आप जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये वाला हो सकता है कि आपको नीचे की तरफ दिखे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हो सकता है नीचे की तरफ दिखे, लाइक दिस, सो दिस इज ऑल्सो नॉन प्लेनर।
या ऊपर की तरफ आप मान लो, क्योंकि मैंने ब्लैक डार्क कर दिया यहाँ पे, तो आप इसको ऊपर की तरफ कंसिडर कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरह से। तो साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहाँ से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आगे करते हैं। सो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आप लास्ट तक देखिए, और अनडाउटेडली मतलब इसे आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल्स को, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप तुरंत से वो वीडियो देख पाए, है ना। एंड ऑफ कोर्स लाइक मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस यूज कर रहे हैं तो आपको कमेंट भी करना चाहिए और लाइक तो करना ही चाहिए अनडाउटेडली। ऑफ कोर्स ये आपके अपने सर का है तो उसका बेनिफिट भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझता है आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।